आप राजनीति में जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आपका रास्ता दिखाई पड़ रहा है, क्या पहले से प्री प्लान था कि राजनेता ही बनना है, पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, या अचानक से कहीं कुछ ऐसा लगा? नहीं, ये प्री प्लान नहीं था। और ये ऊपर जो एक सर्वशक्तिमान बैठे हैं, ये उनकी इच्छा है कि एक राजनीतिक दल ये बने और लोगों की सेवा करे, लोगों को उनके अधिकारों के लिए जो लड़ाई है वो लड़े और उनके अधिकार उनको दे। मेरे पास बहुत मौके आए, अभी अभी भी आते हैं और इससे पहले भी बहुत मौके आए कि मेरे पास चॉइस थी। हरियाणा में हमने चुनाव लड़ा था आज से 3 साल 3.5 साल पहले। तो हमें ऑफ़र दी गई थी एक बड़े राजनीतिक दल के द्वारा कि पार्टी को हमारे अंदर मर्ज कर लीजिए और हम आपको, आपके परिवार को जो है टिकट दे देते हैं। तो अगर मैं उसको एक्सेप्ट करता तो मेरे घर के लोग विधायक बन जाते, मंत्री भी बन जाते। लेकिन मैं जानता हूँ कि फिर उस राजनीतिक दल का बंधुआ मजदूर बन के मुझे काम करना पड़ता। उनके जो गलत कानून हैं, गलत योजनाएं हैं लोगों के प्रति या हमारे समाज के प्रति या स्वर्णों के प्रति भी, वो हमें चुपचाप उसको सहना पड़ता। इसीलिए हमने उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करा, पहले भी नहीं करा कभी, आगे भी कोई इसके चांस नहीं है। हमारा मकसद एक ही है कि हमारी जो पार्टी का एक विज़न है उस पर हम लोग चलें, हम उस पर चल रहे हैं और स्वर्ण समाज के साथ साथ दूसरे लोगों का भी अधिकार ना छीना जाए, इसके लिए हम काम करें। चलिए, तो राजनीति की बात हो गई, हम थोड़ा सा दूसरी बात करते हैं। हमें एक पत्रकार होने के कारण बहुत सारे लोगों ने कई बार पूछा है कि शेर सिंह राणा से कभी आपकी अगर मुलाकात हो तो उनसे ये पूछिएगा कि ये जो अस्थियों वाला मामला था पृथ्वीराज चौहान की, जी, तो ये कैसे वो तालिबान गए, वहाँ से पृथ्वीराज चौहान की समाधि से अस्थियाँ लाई, क्या वाकई में आप लाए थे, ये घटनाक्रम कैसे हुआ, इसका जरा सच्चाई बताइए इसकी। देखिए, सन 2004 में, उससे पहले 2001-2 के आसपास अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला कि उससे पहले भी सुनते रहते थे, बट उस समय की घटना है ये 2002-3 के आसपास की। अखबारों में लगातार आ रहा था कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में है और जूते चप्पल मार के उनका अपमान वहाँ पे 800 सालों से किया जाता है। तो जब ये बात मालूम पड़ी तो बड़ा दुख हुआ मन को, और मन में एक निश्चय किया कि 800 साल से भी ज़्यादा से ये जो कलंक लगा हुआ है, क्योंकि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, ऐसा नहीं है कि वो किसी जो यहाँ पे राजपूत हैं या जो क्षत्रिय हैं सिर्फ उन्हीं के ही पूर्वज थे। यहाँ पे इस धरती पर रहने वाले चाहे कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो हम सभी के महान पूर्वज थे। तो हम सभी देशवासियों का ये अपमान था। इस अपमान को समाप्त करने के लिए सन 2004 में मैं बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफ़गानिस्तान पहुंचा, और वहां पहुंचकर करीब 1.5 महीने का मैं प्रयास के बाद मुझे पता चला कि गजनी के पास एक जगह है, वहाँ पे इनकी समाधि मौजूद है। वहाँ पे जैसा मैंने सुना था वैसा ही वहाँ पे पाया। फिर प्रयास शुरू किया कि कैसे इसको खोद के वापस लाएं। शुरुआती प्रयास में मुझे पकड़ भी लिया गया, लेकिन फिर आप सबका आशीर्वाद से मिला, मुझे उनके चंगुल से छूटा। फिर अपने प्रयास को शुरू किया, फिर असफलता मिली, लेकिन जब बार बार करते रहे तो फिर सफलता प्राप्त हुई और उनकी मिट्टी और कुछ अन्य सामान जो वहाँ से लाना संभव था और ज़रूरी था, उसको सबको लेकर वापस भारत आए। और ज़िला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे आके जो है वो सब मैंने जो सामान वहाँ से लाया था और जो उनकी मिट्टी थी वो सामाजिक संगठनों को दे दी थी। तो उन्होंने एक स्मारक के रूप में चबूतरे का वहाँ पे निर्माण करवाया, और उनके मिट्टी का कुछ अंश जो है वो मैंने खुद जो है कलकत्ता में गंगा जी में भी खुद प्रवाहित किया। जब आप तिहाड़ में जेल में थे तो कुछ वहाँ के अधिकारियों ने अनऑफिशियली ये बात बताई थी लोगों को जी, कि शेर सिंह राणा जो बंदा है, जो जेल में अपनी सज़ा या आरोप के लिए जेल में बंद है, देश को उसके दिमाग और टैलेंट की ज़रूरत है और उपयोग लेना चाहिए उसके दिमाग का, उसके टैलेंट का।
जी तो क्या ऐसी कोई गतिविधियां रही होंगी जेल में, तिहाड़ में, जिनको लोगों ने देखा और ऐसी बातें बताई? जी देखिए, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने खुद एक जगह किया, तो उसका उत्तर भी मेरे उस प्रश्न से आपको मिल जाएगा। सन 2016 में जब मैं छूट के आया वहाँ से, तो जब मैं अपने घर पहुँचा रुड़की, तो भारी जो पत्रकार बंधु थे वो वहाँ पर मौजूद थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि मेरे भाइयों, दोस्तों, आप मुझसे कोई प्रश्न करें, उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप अलग अलग अखबार के रिपोर्टर हैं, अलग अलग टीवी चैनल के पत्रकार हैं, आपकी कलम ने या आपके माइक ने क्या कभी ऐसा बोला और लिखा है कि शेर सिंह राणा ने किसी से कभी पैसे मांगे हो, कोई बदमाशी की हो, कोई गलत काम किया हो, कोई गुंडागर्दी करी हो? किसी भी प्रकार से कभी भी। मैं सन 2001 में उस आरोप में जेल गया था और सन 2016 में छूट कर आया था। करीब 15.5 साल, इसमें 13 साल मेरी जेल कस्टडी है और 2.5 साल मेरा जो है जेल से एस्केपिंग है। तो मैंने कहा कि भाई, मैं जेल से फ़रार भी रहा, बाहर भी रहा, तो कभी आपने सुना हो, लिखा हो, अपने टीवी में बताया हो कि भाई फला से उसने उगाही के लिए पैसे मांग लिए, कोई गलत काम किया, कोई बदमाशी करी? तो हमने उस समय जेल से जब फरार थे, हमारे ऊपर बड़ा दबाव था, गलत काम करने का दबाव था, पैसे कमाने के लिए बड़े हथकंडे अपनाने का दबाव था, लेकिन हमने कोई लालच नहीं किया, क्योंकि हम प्योर राष्ट्रवादी इंसान हैं। इसीलिए पार्टी का नाम भी राष्ट्रवादी रखा। प्योर देशभक्त राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और अपने घर के पैसे लगा के, अपने जीवन को खतरे में डालकर अफ़गानिस्तान गया मैं उस दौरान, जो मैं सन 2006 और 2004 से 6 की जो बीच में फरारी के दौरान, मैंने उस समय भी कोई गलत काम नहीं करा और जेल में रहने के दौरान भी नहीं करा। कई लोग बोलते थे मुझसे कि आपका इतना नाम है, आप अपना नाम ही भेज दो हमें, हम कमाई कर लेंगे। तो हमने कहा भाई, इससे कोई नाम नहीं होगा, ये तो बदनाम वाली बात है। जिस समय आप जेल में थे तिहाड़ में, जी उस समय बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल बंदी वहाँ पर थे। जी जी तो एक नाम है माफिया डॉन सुभाष ठाकुर का। जी लोगों में ये बड़ी चर्चा थी कि सुभाष ठाकुर जो है वो आपके प्रति बहुत स्नेह रखते हैं जी और आपको जो है चाहते हैं कि उनका कोई मिशन है वो पूरा करें वो, कि इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, वो जब मैं तिहाड़ में था तो वो भी वहाँ पर थे, और जब आप साथ में रहते हैं तो एक अच्छे भावना भी कई लोगों से आपकी बनती हैं, जो मेरी उनसे बनी, आज भी है। आज भी उनसे कभी कभी जो है बातचीत या मुलाकात होती है हमारी, क्योंकि वो मेरे जेल से एस्केपिंग वाले केस में जो है को एक्यूज भी हैं। इस माध्यम से हमारी कभी कभी कोर्ट में बातचीत होती है। लेकिन उनकी ऐसी भावना है, उनके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा कि उनकी एक अच्छी भावना है, क्योंकि देखिए, देश के प्रति तो हर व्यक्ति को वफादार होना चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, चाहे वो क्राइम ही करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। तो ऐसा नहीं है कि जेल में जो है देश के गद्दार बैठे हुए हैं। जेल में भी उतने ही देशभक्त लोग हैं, बहुत अधिकतर, जितने कि बाहर हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अगर ये घोषणा कर दी जाए कि भाई कल बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाता है, तो जेल के अंदर मुझे लगता है 90% लोग कहेंगे चलिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो देशभक्ति तो हर जगह मौजूद है लोगों में। ऐसे जो सुभाष भाई साहब हैं, उनके मन में भी देश के प्रति बड़ा प्रेम है, बहुत अच्छी देशभक्ति है, और इस बात को मैं जानता हूँ कि वो देशभक्त आदमी है, अच्छे इंसान है। चलिए, एक छोटा सा किस्सा और आपसे जुड़ा है, वो पूछ लेता हूँ। आपके जो ससुर जी हैं, उनके पास 2 एशिया की एक अलग किस्म की बहुत बड़ी माइन है, जो अपनी कैटेगरी की सिर्फ 2 माइन है एशिया में। वो आपको जो है गिफ्ट करना चाहते थे विवाह, तो आपने उसको इनकार कर दिया। देखिए, शुरू से ही मैं निजी रूप से भी और मैं पारिवारिक रूप से भी, हमारा पहले से ही मन था और अभी भी आगे भी रहेगा हमेशा, दहेज के हम पूरा परिवार और मैं निजी रूप से बहुत विरोध करने वाले व्यक्ति हैं, विरोधी हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें देने की, जो अपने बिटिया को सभी देने का प्रयास करते हैं, देना चाहते हैं, तो उन्होंने भी देना चाहा हमें बहुत सारी चीज़ें।
लेकिन उसको मैंने अस्वीकार तब किया जब मेरा शादी का समय आया था। तो मैंने उनसे यही प्रार्थना की थी कि धर्मशास्त्र में भी है भाई, कन्यादान तो सबसे बड़ा दान है। तो जिसने अपनी कन्या दे दी तो उससे बड़ा चीज़ तो कुछ हो नहीं सकती। और हमने उनसे उस समय भी कहा कि क्योंकि शगुन का होता है, सिक्का लेना ज़रूरी होता है। मैं तो सिक्का भी नहीं ले रहा था, तो चांदी के सिक्के थे। उन्होंने कहा नहीं, ये तो लेना ही पड़ेगा, और जो अंगूठी पहनाई जाती हैं वो भी शगुन होता है। तो अब मैंने कभी जीवन में अंगूठी, चेन, ये सब मैं नहीं पहनता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है सब। तो शगुन के नाम पे उन्होंने वो एक चांदी का सिक्का, जो उन्होंने कहा कि पंडित जी ने समझाया मुझे, भाई ये लेना ही पड़ता है, शगुन है, तभी शादी भी कंप्लीट मानी जाती है और अंगूठी भी पहननी पड़ती है। तो फिर उनका मान रखने के लिए वो हमने स्वीकार करी। अदरवाइज़ तो और सब चीज़ बहुत ही विनम्रतापूर्वक उनको वापस दी। आपकी पार्टी के पदाधिकारियों की सूची में देख रहा था कि राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी जी सत्य के जो पदाधिकारी हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें एक बड़ा दिलचस्प और रोचक नाम मुझको पढ़ने को मिला, मुन्नी देवी। जी फूलन देवी की बहन है। जी। तो ये कैसे हुआ, ये घटनाक्रम? देखिए, मुन्नी देवी जी उत्तर प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य की, और हमारे उत्तराखंड की जो हैं वो सह प्रभारी हैं, और वो उस कमेटी की भी सदस्य हैं जो ये तय करेगी कि किससे गठबंधन होना है। तो ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि एक तो उनको मालूम है कि मैं अगर मेरी निजी रूप से बात की जाए तो जिस चीज़ के लिए मुझे कुछ लोग बदनाम करने का प्रयास करते हैं वो चीज़ है नहीं, तो ये बात उनको निजी रूप से मालूम है। दूसरी बात है कि ये जो फैसला होता है ये पूरी पार्टी करती है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। ये मैं इस पार्टी में मात्र एक मुख्य प्रचारक हूँ, पार्टी का प्रचार प्रसार मैं करता हूँ, लेकिन जो पार्टी की पॉलिटिकल विंग जो पदाधिकारियों के रूप में है उसमें ना मेरी कोई दखलंदाजी है, ना मेरा कोई नियुक्त करने का प्रभार है, और किसको क्या जिम्मेदारी देनी है ये तो जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसकी पूरी एक कोर कमेटी है, तो वही सब लोग इसको डिसाइड करते हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम होता कि किससे गठबंधन की बात चल रही है या किससे कर सकते हैं नहीं कर सकते। हमारा काम है पार्टी का प्रचार प्रसार करना, और ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो स्वर्णों की आवाज़ बनने के साथ साथ दलित और पिछड़े समाज और जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनके भी साथ कभी अन्याय नहीं होने देगा। ये आपने बड़ी रोचक बात बताई कि मुन्नी देवी आपकी पार्टी में पदाधिकारी भी हैं, और आप चूँकि पार्टी में हैं तो उनसे मुलाकात भी होती बिल्कुल, होगी, बिल्कुल। बातें भी होती होंगी। बिल्कुल। और वो ये भी जानती हैं कि उनकी बहन के हत्या के आरोप आप पे लगे हैं जी, और मामला भी कोर्ट में है। जी। तो कभी कोई ऐसा डिस्कशन हुआ आपके बीच में इस मामले को लेकर? हाँ, इसके लिए बहुत बार डिस्कशन हुआ, और कई टीवी चैनल्स ने जो है हम दोनों लोगों को एक साथ बैठा के इंटरव्यूज़ भी करे, और उन इंटरव्यूज़ में उन्होंने क्लियर बताया कि क्या सही स्थिति थी, क्या सच है। कोर्ट में भी उन्होंने बताया, वो मुख्य गवाह भी थी उस केस में। तो पार्टी एक होने के नाते वो तो मिलना जुलना होता ही है, बल्कि उनके जो लड़के हैं वो भी इसमें युवा प्रकोष्ठ में पदाधिकारी हैं, उनका जो एक लड़का है, तो उनसे भी बातचीत होती है। तो हम तो उनको बहन करके पुकारते हैं, हमारी बहन है, और हम तो चाहेंगे कि उनका भला हो हमेशा ही। हाँ, लेकिन अगर आप निजी रूप से फूलन के लिए हमसे पूछेंगे तो इसमें कोई जाति या धर्म वाली कोई बात नहीं है। देखिए, ये कहा जाता है कि फूलन ने उन लोगों को, उन ठाकुरों को लाइन में लगा के मारा जिन्होंने उनके साथ रेप किया था। शेर सिंह राणा के ये शब्द हैं कि फूलन ने अगर उन लोगों को मारा होता जिन्होंने उनका अपमान किया था, रेप किया था, तो सबसे बड़ा प्रशंसक शेर सिंह राणा उनका होता। लेकिन दुर्भाग्य से ये बात असत्य है। फूलन ने कभी भी उन लोगों को नहीं मारा जिन्होंने उनका कभी अपमान किया। फूलन ने जिन
24 लोगों की गोली मारी और उसमें 20 लोग मर गए। एक बच्ची के भी ज़मीन पर पटक दिया था, सीता नाम की बच्ची थी जो अपाहिज हो गई थी, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो वो जो 20 लोग मरे, उसमें मरने वालों में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूत ही हैं, उन मरने वालों में दलित समाज के भी 2 लोग हैं। उन मरने वालों में हमारा एक मुसलमान भाई भी है जो कि बेगुनाह लोग थे। उनके ऊपर दुनिया में कहीं कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई वो डाकू नहीं थे, वो साधारण लोग थे, आम आदमी थे, बहुत छोटे छोटे उम्र के बच्चे थे या तो बहुत बुजुर्ग लोग थे। तो बेगुनाह लोगों को, वो भी सभी जाति के लोगों को, अगर सिर्फ ठाकुरों को मारना था या मारा गया, तो मेरा चैलेंज है आपके माध्यम से कोई साबित कर दे कि सिर्फ मरने वाले राजपूत ही हैं। आज भी लिस्ट है कोर्ट में मरने वालों की, उसमें जो है दलित भी हैं, उसमें जो है मुसलमान भी हैं। अच्छा, आपने इस आरोप में 1.5 दशक लगभग अपनी जीवन के बिताए जेल में या जेल से बाहर। कभी आपको अफसोस नहीं होता कि हमारी जो किशोरावस्था हमने पार ही की थी, फिर हमको जेल जाना पड़ा और पूरा 1.5 दशक हमारा बर्बाद हो गया? कभी अफसोस हुआ आपको इस बात का? देखिए, इस पर बड़ा हमने भी विचार किया, बहुत जो संत किस्म के लोग हैं उनसे इस टॉपिक पे कई बार चर्चा भी की। क्या होता है कि अभी कल भी चर्चा करी, बल्कि एक बहुत ही बड़े ज्योतिषी जो है कल सौभाग्य से मुझसे मिलने आए थे। तो वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं ज्योतिष के। तो उन्होंने जो हमने उनसे पूछा कि भाई जीवन चलता कैसे है, तो ये असल में क्या होता है, 3 चीज़ों पर किसी भी व्यक्ति का जीवन चलता है। तो इसमें मतलब उनका तो सिर्फ 33% था कि भाई 33% किस्मत इसमें वो होती है किसी भी मनुष्य के जीवन में। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम भी 70-80% जो इंसान का जीवन है वो किस्मत के दम पर चलता है। किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है जीवन के अंदर, क्योंकि इसका कारण क्या है, मेरा जो इसके लिए उदाहरण है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति 2 चीज़ें अपने लिए कभी तय नहीं कर सकता। वो 2 चीज़ें क्या है कि किसके घर में तो उसका जन्म होगा या कब होगा, और उसकी मृत्यु कब होगी। ये दोनों चीज़ें जो भी शक्ति है वो तय करती है कि कहाँ पे आपका जन्म होगा और मृत्यु कब होगी। तो जो जन्म होता है, जन्म से ही लोगों का जीवन का भाग्य शुरू हो जाता है। अगर आप जो है अंबानी जी के घर में पैदा हुए, नीता अंबानी जी की कोख से पैदा हुए, तो आप पैदा होते ही जो है अरबों खरबोपति हैं। और आप दुर्भाग्य से किसी झोपड़ी में पैदा हो गए तो जो है आपका जीवन आपको पता ही है, पैदा होते ही जो है सड़क पे आप हैं और जो है दूध का पता नहीं है, क्या खाओगे क्या पियोगे, और लाचार जीवन जीने को मजबूर है। तो वो तो आपने नहीं तय करा कि कहाँ पे जीवन आपको जीना है या क्या कहाँ पे पैदाइश प्राप्त करनी है। तो ये चीज़ भाग्य में होता है। मेरे शायद भाग्य में ऐसा लिखा था कि मुझे अपने जीवन के इतना लंबे समय जो है जेल में देना था और अफ़गानिस्तान जाना था। वरना तो मैं आज आपको बता दूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि ये जो कार्य अफ़गानिस्तान का पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि लाने का जो हुआ है मेरे हाथों से, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उसको कर पाता। आज भी मैं दिल्ली में जाता हूँ, तिहाड़ जेल की दीवारें देखता हूँ तो खुद डर जाता हूँ कि तू यहाँ से कैसे निकला। लेकिन ऐसी ऊपर वाले की इच्छा थी कि मुझे तिहाड़ से निकलवाया, फिर जो है ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करे कि मैं अफ़गानिस्तान चला गया। वहाँ पे इतने सारे झंझट थे, इतनी मुसीबतें थी, उसके बावजूद भी वहाँ पर सफलतापूर्वक मेरे जीवन को सुरक्षित रखते हुए वो कार्य संपन्न करवा दिया। तो ये ऊपर वाले की इच्छा होती है और मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि इतने सर्वोत्तम काम मेरे हाथ से कराए। और मैं उनसे आशा करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आगे भी मेरे जीवन का हर पल लोगों की सेवा में जाए, लोगों की सेवा में करने का मुझे मौका मिले। और मैं आज भी अपने जब हनुमान जी के सामने प्रार्थना करता हूँ तो यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे इतना सक्षम बनाना कि मैं करोड़ों लोगों की जो है सहायता कर सकूँ, उनको रोज़गार दिला सकूँ। मैंने आपकी सोशल मीडिया पर पेजेस देखे हैं और फ़ैन फॉलोइंग भी देखता रहता हूँ, और मुझे लगता है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी दूर दूर तक है। और अभी जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपकी जो सक्रियता है पश्चिमी यूपी में ही है खाली जी, या उत्तराखंड में आपका जो पैतृक
जनपद है रुड़की। देखिए ऐसा तो नहीं क्या है। मेरा सवाल ये है जी। कि क्या आपकी सक्रियता अभी पश्चिमी यूपी में ही रहेगी या आप मध्य यूपी या पूर्वांचल की तरफ भी बढ़ेंगे? जी, देखिए करीब 1 साल से पहले हम काम करते हैं पार्टी जो हमें जिम्मेदारी देती है। 1 साल पहले पार्टी की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो ये तय किया गया था कि भाई हम उत्तर प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटेंगे और बांटा गया था और 5 प्रभारी वहाँ पे बनाए गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, अवध का, पूर्वांचल का, रोहिलखंड का और बुंदेलखंड का, 5 थे। पूर्वी और पूर्वांचल तो एक ही हो गया। तो 5 प्रभारी बनाए गए थे और हमारी जिम्मेदारी थी कि एक प्रभारी के साथ 5 दिन में मुझे रहना पड़ता था एज ए प्रचारक। तो कई महीने तक ऐसा चला, लेकिन फिर बीच में लॉकडाउन लग गया। कई महीने उससे डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि सरकार का काम क्या है, अपने काम तो ये सब करते हैं, लेकिन कोई दूसरा राजनीतिक दल कोई मिशन चलाए तो उस पर ये कभी कोरोना का बहाना मारते हैं, कभी कोई बहाना मारते हैं और सारे हथकंडे अपनाते हैं कि दूसरा कोई कार्यक्रम ना कर पाए। तो हमारे काम में ब्रेक लगाया, 2-3 महीने उसमें चले गए, जिसके कारण जो है दोबारा से शुरू करने के लिए फिर 1-2 महीना हमारा वेस्ट हुआ। तो फिर अब दोबारा से जब मीटिंग हुई तो ये तय करा गया कि भाई मुझे अपना समय, ज़्यादा समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देना है। बाकी जो हमारे प्रभारी हैं वो अपना समय जो है अपने अपने जो प्रभार क्षेत्र हैं वहाँ पर देते हैं और पार्टी वहाँ पर काम कर रही है। चलिए, आपने अपना बहुत कीमती समय हमको दिया, हमारे स्टूडियो आए और ढेर सारी बातें की। आपने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, ये थे शेर सिंह राणा और अगली बार फिर किसी नामचीन शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए